हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये क्लास 10th की चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं कि मैंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, जैसे कि अब से हम लोग इस चैनल पे एक नई फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, डिजिटल पैनल। इससे क्लास को डिलीवर करने में बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, हमें बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इंटरैक्टिव है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। जहाँ तक रही मैथ्स की बात है तो मैथमेटिक्स में हिंदी का और इंग्लिश का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। कुछ एक टेक्निकल वर्ड की बात कर दें, कुछ क्लिष्ट शब्द होते हैं हिंदी में, उनके अलावा फिर बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। बच्चे अक्सर इंग्लिश में ही लिखते हैं, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश एज सच कहा जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए कि ये वीडियोस उतनी ही इजीली समझ में आने लायक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जो है मेरी वीडियो को देख के बहुत अच्छे से समझ सकता है। मैं पूरी एनसीईआरटी कराने की दावा नहीं करता हूँ आपको, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, ऐसे फंडामेंटल्स बता दूंगा बेटे कि आप उनको पढ़ करके आप अपने आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। एनसीईआरटी के तो मैं कराता ही हूँ, कुछ क्वेश्चन बाहर के बोर्ड्स के क्वेश्चन कराता हूँ, और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में डिफरेंट एग्जाम्स में जो अलग अलग स्कूलों में हुआ उनके क्वेश्चंस भी कराता हूँ। सबसे खास बात क्या है कि मेरे एक वीडियो लेक्चर में आपको वो सारी बातें एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। आप और वीडियोज़ को देख सकते हैं, आप उनको ये बात देख करके समझ में आएगी। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक के बाद दो के बाद 3 कराऊंगा ना, ऐसे नहीं कराता हूं मैं। आप कुछ गिने चुने क्वेश्चन जिससे आप पूरे टॉपिक को समझ पाएं और अपने आप आपके अंदर वो काबिलियत आ जाए जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। दैट इज द माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। यही मेरा मोटिव है, यही उद्देश्य है बेटे। उम्मीद करता हूं अगर आप पूरी वीडियो को देखा करेंगे तो आपको मेरा जो उद्देश्य, जो मेरा इंटेंशन है, वो आपको बखूबी समझ में आएगा। और क्या करना है, कुछ खास नहीं, आपको वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद पेन और कॉपी के साथ बैठ के 2 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एक बार दोबारा वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, जहां आपको दिक्कत होती है नोट बनाइए। कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बेटे, कमेंट मारो, मैं आपको उसमें कमेंट में आपको सारी बातें समझाऊंगा। और अगली अपकमिंग वीडियोज़ में उन बातों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी बात को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, बने रहिए। चलिए आज ये सेकंड वीडियो की क्लास को, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, एक आई बटन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जिसमें आपको पहली वीडियो की लिंक, यानी इसी टॉपिक से पहले जो एक वीडियो बन चुकी है, ताकि बेसिक बातें आप समझ सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके अंदर क्या बातें होती हैं, ठीक है, किन बातों को गौर करना होता है। ये क्लास 9th की पॉलिनोमियल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग क्लास 9th की पॉलिनोमियल पे भी एम्फेसिस करेंगे। ऐसे 2 या 3 बातें जो होती हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे बेटे। यानी क्लास 9th की पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन करना है, कैसे उसको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, थोड़ी बहुत हल कैसे करना सीखना है, तो आप चैप्टर 9 के वीडियो को देख सकते हो। और बाकी एक आई बटन है, इससे पहले जो वीडियो बन चुकी है उसके बारे में देख सकते हैं। कई बार आपको एंड स्क्रीन में आपको पीछे की वीडियोज़ के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका, जो क्लास को प्रेजेंट करने का तरीका, आपको पसंद आएगा। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि हम लोग 4.1 पीछे कवर कर चुके हैं, सारे फंडामेंटल्स उसके बारे में मैंने बता दिया। आइए 4.2 में देखते हैं कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं बेटे। 4.2 में सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, 4.2 में अगर आप सबसे पहले नोटिस करते हैं बेटे, तो आप देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है देखिए क्वाड्रेटिक, आपने पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ा है बेटे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फ़र्क ये है कि यहाँ इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगा, एग्री। यानी इतने से चीज़ को अगर हम हटा दें बेटे, तो इतने से चीज़ को हटा देते हैं तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है, द्विघात बहुपद बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जबकि इक्वल टू 0 हो एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 के साथ। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, वो कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए मेरे साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है बेटे।
आपके पास जब कभी भी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सपोज वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 9th क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक। आइए यहां अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो पहले ए बी सी आप फाइंड कर लेंगे बेटे, ए बी सी, यू विल गेट दैट, ओके। आप ए बी सी फाइंड कर लेना। अगर ए बी सी फाइंड हो गई देन व्हाट, इसके बाद आपको करना है सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट ढूंढना है बेटे। ए और सी की प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, ए और सी की प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। फिर आपको ढूंढना है बेटे बी को आपने फाइंड आउट करनी है। बी को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, B1 और B2। क्या कोशिश है हमारी, B1 को प्लस या माइनस करना पड़ता है कई बार, यानी कभी प्लस करने पे B2 आ जाए, यानी B1 और B2 को जोड़ने पे B आ जाए, या B1 और B2 को घटाने पे B आ जाए आपका, ठीक है, इस तरीके से। यानी मिडिल टर्म को हम स्प्लिटिंग की बात करें, बीच वाले टर्म को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे, दो भागों में हम उसको स्प्लिट कर देंगे बेटे, विभाजित करेंगे ऐसे कि उनका दोनों का प्रोडक्ट करने पे, आपको प्रोडक्ट करने पे ये A क्रॉस C के बराबर आ जाए। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, A क्रॉस C के बराबर आ जाए और उनको जोड़ा जाए यदि या घटाया जाए। कभी जोड़ना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। यानी मतलब मैं आपको बताता हूं, कई बार आपको अगर मान लीजिए B7 है बेटे, 7 को आप कभी 3 + 4 लिख करके लाओगे। अगर आपको 12 लाना है, प्रोडक्ट लाना है 12, तो 3 और 4 का चुनाव करोगे बेटे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि 7 को आप कैसे लिखते हो। देखिए 9 - 2 लिखोगे, 9 में से 2 घटाने पर आपको 7 आया, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 18 देगा। यानी डिपेंड करता है कि 7 को आप 3 + 4 लिखेंगे या 7 को डिपेंड करता है कि 9 - 2 करने वाले हैं। यानी डिपेंड करता है कि A क्रॉस C आपका जो वैल्यू आता है उस मुताबिक आप B को आप दो टर्मों में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये 9th क्लास की बातें हैं बेटे। 9th क्लास में आपके पास 2.4 एक्सरसाइज है। आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको। रिसेंट की वीडियो है, आपको बखूबी समझ में आएगा। वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए मैंने, आप देखना बेटा, लॉन्ग डिवीजन वगैरह करके देखना। आपको यहाँ चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों चैप्टर में उन वीडियो लेक्चर की बहुत इस्तेमाल में आएगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप देखिए, आई बटन में देखना, या तो एंड स्क्रीन में देखना, या डिस्क्रिप्शन में देखना बेटे। आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगी, इतनी तो ज़रूरत ही नहीं 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाने। तो आपकी सुविधा के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके चलते हैं, आप किस तरह से आपको आसानी से मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलें। क्लियर? चलिए, तो ये बातें हमने सीख ली बेटे, अब इसको अमल में लाते हैं। आइए, तो अमल में लाने का मतलब है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग जो है अब सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब इन दोनों क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचता हूँ। 2x², ठीक है बेटे, ये जो 2x² + x - का 6 है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर से हम लोग एक नया पेज ले लें। तो देखिए, या पीछे ही आते हैं। देखिए, तो मैं काम करता हूँ इस पूरी जानकारी को, ठीक है, इस पूरी जानकारी को जो हमने पढ़ा है बेटे वो आपको काम देगा, है ना। चलिए, तो अब जो है नया क्वेश्चन क्या है मेरा? नया क्वेश्चन है 2x² + x - का 6। एग्री? 2x² एग्री, 2x² प्लस का x - 6 = 0। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। एकदम बेसिक क्लास है। आपको अगर फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है 9th क्लास में, ठीक से नहीं पढ़े, उससे पहले भी आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा, बने रहिए मेरे साथ। आप चीज़ों को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेन और पेपर के साथ लगना बेटे। एक बार पॉज करना वीडियो को, प्रैक्टिस करना, फिर 2 बार आगे बढ़ाए, फिर पॉज करना। मजाल है जो नहीं आए बेटे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको ना आए, ठीक है। अब आप देखिए कि कितना आप मेरा साथ देना चाहते हैं। तो आइए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि A क्रॉस C की वैल्यू फंडामेंटल में अगर हम चलते हैं, A क्रॉस C में 2 × -6 बेटे, -12 आया, यानी B = 1 है। इसको ऐसे स्प्लिट करना। अब देखिए, B1 और B2 में स्प्लिट करने वाली बात बताई ना मैंने। B को आप ऐसे स्प्लिट करो जिससे कि, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो, उसका प्रोडक्ट जो है -12 आए और सॉल्व करने पे 1 आता हो। तो वैसे बताया मैंने 4 और -3 लेना, क्योंकि 4 को आप जब
-3 से ऐड करते हो तो यू विल गेट हियर 1 एंड 4 को आप -3 से मल्टीप्लाई करते हो बेटे तो -12 आ जाएगा। एग्री? तो ये सारे जो बातें हैं ये नोट की बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने लिखा है, यानी ये जो चीज़ लिखा है, ये सारी बातें आपको एक नोट में रखनी है ना। ये बातें क्वेश्चन के आंसर से मतलब नहीं है। दिस इज नोट, है ना, ये नोट है बेटा। वेल, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा देखो, है ना। आइए इसका फैक्टराइजेशन को हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा इस हिसाब से। 2x का स्क्वायर, है ना, प्लस का 4x एंड माइनस का 3x -6 इक्वल्स टू 0। आइए 2x, अब जब ये चीज़ आ गई इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है आपको, है ना, जब जैसा कि मैंने बताया बेटे दो टर्म का पेयर बनाएंगे हम। दो टर्म का पेयर बनाते हैं। दो टर्म का पेयर बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारा कॉमन क्या है। एग्री? कॉमन क्या है? वेल, कॉमन हमारा देखिए यहाँ 2x और 4x में 2x कॉमन है बेटे, 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लिया हमने तो यहाँ बच गया x। एग्री? प्लस जो मैक्सिमम टर्म कॉमन आ सकता है वो जरूर लेना ना, ये आ गया 2। अब इन दोनों में हमने -3 कॉमन लेना है। -3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x + 2 = 0 आ गया। इस तरह से ये जब माइनस आपने कॉमन लिया बेटे, यहाँ कुछ लोगों की दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत? ये जो -2 है, ये माइनस कॉमन लिए हो बेटे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। आप एक चीज़ का नोटिस हमेशा करना बेटे, एक चीज़ का नोटिस हमेशा करना कि जो ये टर्म है आप देख रहे हो, ये टर्म जो देख रहे हैं, ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, है ना। ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए, वो अपने आप होंगी। जब अपने आप होंगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एग्री? तो सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ, अब 2x देखिए, है ना, 2x और -3 एक साथ आ जाएगा और यहाँ पर x + 2 जो है वो दूसरी जगह है। ये फैक्टराइजेशन हो गया बेटे। फैक्टराइजेशन जैसे हुआ तो अब आप आंसर लिख लेना। आंसर कैसे? 2x - 3। जो अब मूल निकालने की बारी है, हमने गुणनखंड में ले आए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ये गुणनखंड कहलाती है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड आने के बाद अब आपको x की वैल्यू यानी मूल निकालने हैं। ठीक है ना, मूल निकालने हैं। तो मूल क्या होता है? मूल होता है जब आप 2x = 3 करते हो तो x की वैल्यू 3/2 हो गई। एग्री? और दूसरी बात हो गई कि आप दूसरी मूल, एक मूल तो ये हो गया, दूसरा मूल हो गया, यानी दूसरा रूट हो गया बेटे x + 2, है ना। क्या है ये? x + 2 है। x + 2 को आपने 0 किया तो x की वैल्यू -2। इस तरह से आप ये कह सकते हो, यानी x की वैल्यू 3/2 और -2, ये दोनों मूल हो गए आपके। आपको गुणनखंड करना है वहाँ से, फिर आपको ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ये क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2। तो चलिए इसको किया जाए, इसे लिखूं मैं जरा, है ना। √2x² + 7x और फिर इसके बाद क्या है हमारे पास? √2x² + 7x + 5√2 भी है। ओके, + 5√2 एक अच्छा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन सीखने के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप a की वैल्यू देखो बेटे √2 है और b की वैल्यू 5√2 देखते हो, है ना। और सॉरी, b की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू बेटे ये 5√2। एग्री? 5√2, यस। अब हमें क्या देखना है बेटे? a क्रॉस c करिए आप, √2 × 5√2। तो आपने देखा 5√2 और √2 दोनों मल्टीप्लाई होके 2 देगा बेटे, ये आ गया 10, है ना, 10 आ गया। यानी अब आपको b की वैल्यू ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करनी है, जिसको प्रोडक्ट करेंगे तो 10 आता हो और आप जोड़ेंगे तो 7 आता है। बहुत आसान है ना ये, 5 और 2।
लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे आप 2 को 2 बार √2 इंटू √2 करने की जरूरत पड़ेगी। √2 इंटू √2 करेंगे तब भी तो वो है ना, जब भी वो क्या हो जाएगा, वो 2 ही बनेगा, है ना, वो 2 बनेगा। ये हमारा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट को हमने साइड में रख लिया बेटा, ये वर्किंग नोट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम लोग करेंगे √2x²। अब स्प्लिट करते हैं, बिल्कुल कैरी करेंगे क्वेश्चन को। √2x² है और ये आ गया, और आप 5x पहले लिख लें, फिर √2, और पहले तो आप लिखोगे 2x ना, पहले तो आप लिखोगे 2x एंड देन 5√2 लिखोगे। एग्री, इक्वल्स टू 0। वेल, तो मतलब ये हुआ कि आपने ये कहना है आपने ये कहना है कि इसको आगे आगे हम लोग टर्म को कैरी करेंगे। देखिए अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है बेटे, ये एक टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, दो टर्म का पेयर बना लो और आप एक x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे √2x आएगा बेटे प्लस 5 आएगा, प्लस इसे आगे बढ़ाने से पहले अब आप देखिए मैंने 2 के बदले में √2 लिखा, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। आप कॉमन लेना आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। इस तरीके से मैं जैसा कि 5√2 इक्वल्स टू 0। वेल, तो आइए बच्चे अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लिया मैंने, √2x प्लस 5, और √2 यदि कॉमन लेता हूँ तो आप पाओगे यहाँ √2x कॉमन आया और यहाँ 5 इक्वल्स टू 0। अब इस तरह से अगर आपने √2x प्लस 5 किया तो x प्लस √2, देखिए गुणनखंड में आ गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया बेटे। तो फैक्टर हो गया, ये गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, इसको हम गुणनखंड कहते हैं। ये गुणनखंड है बेटे। गुणनखंड में जैसे तुमने कर लिया तो बारी बारी से एक एक गुणक को जो है उसको यानी एक एक फैक्टर को 0 कर लेंगे। कैसे, आपको रूट निकालने हैं, मूल निकालनी है बेटे। तो √2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/√2। एग्री। एंड दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -√2। इस तरीके से आपके 2 मूल जो आ गए बेटे, 2 मूल कौन कौन से आ गए, -√2 और -5/√2। इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। आपको फैक्टराइजेशन भी मैंने सिखाया इस समय, और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं 9th क्लास तक ले गया आपको। 9th क्लास के बाद किस तरीके से वो मेरे जीरोस यानी वो मेरे रूट्स, उसी को हम पॉलिनोमियल में बेटा शून्य कहना सीखे हैं। चैप्टर 2 में आप पढ़े हो, 9th क्लास में भी चैप्टर 2 में उसको शून्य नाम दिया हमने। यहाँ भी आप 10th क्लास में भी चैप्टर 2 में इस वाले मूल को आप जब इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं तो इस वाले बहुपद को, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे शून्य कहते हैं, जो x की जो वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, और यहाँ उसी चीज को हम यहाँ मूल के नाम से बोलते हैं, जो कि यहाँ रूट कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हमने किया। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम करें। आइए अब देखते हैं हम लोग 4.2 में हमारे पास और कौन से क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन तो हैं बेटे, तो जैसे मैंने 2 खास क्वेश्चन कराए, आप ये 2 बाकी 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं बेटे, हर चैप्टर 3 और 4 में वर्ड प्रॉब्लम में खास तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको करना आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम को जब हम सीखते हैं बेटे, जब उसको न्यूमेरिकली लिखते हैं, है ना, ठीक है, तो संख्या वाले क्वेश्चन तो सारे कर लेते हैं बेटे। ठीक है, जब शब्दों वाले क्वेश्चन आते हैं, जब वाक्यों में लिखा रहता है, उसको हम लोग जब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, गणित के फॉर्म में जब आप लिखते हो उसको, है ना, तब बात आती है, तब आपको लगता है कि हाँ रियल लाइफ की चीज़ों को हम मैथमेटिकली लिख पाएंगे, तो आपको खुशी भी होती है। देखिए ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे 2 नंबर ज्ञात करें, फाइंड द 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, आपको ऐसे 2 नंबरों के बारे में बात किया गया। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नंबर को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कहता है कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट इज 182। तो अब मैं काम करता हूं, आपको इस क्वेश्चन को देखिए,
जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग, ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है बेटे, दो क्रमागत दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये चीज कही गई है। तो आपको नोटिस करना है बेटे ये चीज, सबसे पहली बात कि आपका जिसको जोड़ने पे यानी जिसका योगफल जो 27 आता हो और गुणनफल 182, दो संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है जिसका सम 27 और प्रोडक्ट जो है 182। आइए यहीं पर कर लिया जाए क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लेट, सबसे पहले कहेंगे मान लिया, ठीक है, मान लिया हमने बेटे, लेट किया, मान लिया, लेट द नंबर्स आर, जो संख्या है, द नंबर्स आर, ठीक है, x और y, दो नंबर x और y मान लिया, ठीक है, x और y मान लिया। तो x और y मान लिया, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को जिनका सम 27 है, आइए हम लोग क्वेश्चंस में इस तरह से let the numbers are x and y। well, तो कहता है दोनों संख्याओं का जो सम है वो तो है 27, एग्री, वो तो है, कहता है 27 है, दोनों का संख्याओं का योग जो है वो 27 और गुणनफल क्या कहता है यानी प्रोडक्ट कहता है और x इंटू वाई वो है 182, ठीक है। आपके पास ये दो इक्वेशन है, इनको दोनों को सॉल्व करके आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसा लग रहा है बेटे क्लास, आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लास से जुड़ना चाहते हो बेटे, अपना नाम के साथ एक कमेंट डालना और देखो मैं आपको कैसे रिप्लाई करता हूँ। किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप कुछ भी कहो मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिए। एक लाइक करो, एक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के ग्रुप में आप इसे शेयर कीजिए, थोड़े और बच्चे आएँ। आपको दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स ऐसा अच्छा कर दूंगा कि आपको हिंदी भी सीखने को मिलेगी, इंग्लिश भी सीखने को मिल जाएगा। यहाँ ये हिंदी और इंग्लिश की क्लास नहीं है, क्लास तो मैथमेटिक्स की है। लेकिन अगर आपको फोबिया है हिंदी से, अगर आपको डर है इंग्लिश से, तो वो दूर होती रहेगी। कुछ ऐसे क्लिष्ट टर्म है, कुछ ऐसे क्लिष्ट मैथमेटिकल शब्द हैं उससे भी वाकिफ़ कराऊंगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, आप इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा उनको। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 27, एक्स वाई की वैल्यू 82। तो आइए चलते हैं बेटे, कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, जैसे इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया बेटे, इसको इक्वेशन 2 माना है ना, तो फ्रॉम 1 अब हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 जब इसको बोला मैंने, तो y की वैल्यू निकाल ले बेटे, ठीक है, y की वैल्यू। बहुत सिंपल सी इंग्लिश होती है, कोई बात ही नहीं है। मैथमेटिक्स में इंग्लिश और हिंदी की कोई सेंस नहीं बेटा। y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब देयरफॉर अब हम क्या जानते हैं बेटे, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y। तो अब क्या देखोगे बेटे, y की वैल्यू 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182, एग्री, 182 आ गया। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 27x है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इस तरह से आपने देखा सबको। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनाने वाले हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों करते हैं सर इधर लेके आना होता है, आप उधर क्यों ले गए बेटे? जो एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी वो माइनस में है, अगर यहाँ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी माइनस बनी रहेगी, और माइनस के बाद आपको एक बार और उसे प्लस करने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी है यानी एक्स पे जो स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी घात की एक्स की जो पद होता है, उसमें हम माइनस नहीं रखते हैं, ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव होना होता है। तो इसलिए हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए इसे दूसरी तरफ ले गए। आप जानते हैं वैसे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, बात तो बराबर होती है। अब 182 और 27 का मामला है बेटे, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 27 के दो हिस्से आप ऐसे करना, 13 और 14। आप प्रोडक्ट करके देखेंगे तो 182 आएगा। चलिए करके देख लिया जाए।
3 से 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, तो 182 आ गया, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसे समझ लिया, तो आपने इसे समझा बेटे। तो जब आपको जैसे ये बात समझ में आई तो ठीक, इसको रख देते हैं इस तरह से। आइए फिर वापस जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे गौर करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपने दो टर्म का पेयर बनाना है। इसके बाद x कॉमन लेंगे, x माइनस का 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे बेटे, x माइनस का 13 ही आएगा। ये प्लस है, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस जो है वो माइनस है बन जाएगा। मैंने आपको बताया इस बारे में आपको कैसे रिएक्शन देना है, ठीक है ना। ये दो चीज़ जो है सेम होने चाहिए बेटे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए होती हैं, तो सेम होनी चाहिए होती हैं। ध्यान दें इन बातों पे, है ना, इन दोनों बातों पे ध्यान देना होता है। आइए तो अब वापस क्वेश्चन पे चलें। अब x माइनस 3 अगर 13 अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, दोनों में है तो कॉमन आके x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आप बारी बारी से 0 करना बेटे, दोनों मूल निकल आएंगे, x की वैल्यू 13 हो गई, x माइनस 14 0 किया हमने, x की वैल्यू 14। इस तरह से 13 और 14 मेरे दो आंसर निकल गए, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखना बेटे, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली संख्या है ना, क्या है ये, पहली संख्या। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या तो आपने मान लिया था x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 13। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटे, दूसरी संख्या जो हो गई वो हो गई आपकी, है ना, दूसरी संख्या x इज इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 27 माइनस का x, यानी 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या जो है मेरी 14 आ गई। इस तरह से आप 14 यहाँ रखोगे बेटे तो ये 13 आ गया। तो देयरफॉर दोनों संख्याएं जो हैं आपकी, यानी बोथ नंबर्स आर, ठीक है, दोनों संख्याएं जो हैं वो 13 हो गई और 14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट और ये कंटेंट अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, थोड़ी सी फैक्टराइजेशन सीखने की ज़रूरत है, इमीडिएट स्प्लिट करना आ जाए तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। और रही बात थोड़े से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए। एक बहुत बड़ी खास बात होती है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे से सिखा दूंगा और आप आगे की वीडियोस को देखते रहें बेटे। ठीक है, तो चैप्टर 3 के भी जो वीडियोस बने हैं, चैप्टर 3 को भी देखना, उसके में भी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है मैथमेटिकली लिखना सीखे हैं। ठीक है, एक चैलेंज होता है, एक समझना होता है, बट एक बार करना आ जाए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटे, अगर आप करते जाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। देखिए, आपको क्लास 8 में जो चीज़ मुश्किल लगती थी वो 9th में आने के बाद नहीं लगती है। इस तरह 9th में जो चीज़ मुश्किल लगती थी वो 10th में नहीं रहेगी बेटे। और अगर आप 10th के क्वेश्चनों को ढंग से अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 महीने बाद ये भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई अच्छी बात, कोई बढ़िया लगती है वीडियो लेक्चर तो बेटा लाइक करना इसे, और नए व्यूअर में तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को सबको फॉरवर्ड करो। नॉलेज शेयर करने की चीज़ होती है बेटे, आप जितना शेयर करोगे उतना भला होगा, आपका चैनल का भी भला होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे।